जीप का इंजन गुर्राया और वो तेज़ रफ्तारी से रवाना हो गई। वो लोग मुझे न जाने कहाँ ले जा रहे थे। बहरहाल ये तय था कि वो मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ ख़तरनाक किस्म के मुलज़मों से इक़बाल जुर्म कराया जाता है। मेरा अंदाज़ा था कि जीप 1 घंटे तक चलती रही है। इसके रुकते ही किसी ने हाथ पकड़ के मुझे बाहर घसीट लिया। घसीटने वाले ने ये ख्याल भी नहीं किया कि गिरने से मेरे घुटनों की खाल उधर सकती है। फिर वो आदमी दोनों तरफ से मुझे पकड़ कर घसीटते हुए एक तरफ ले चले। मेरी आंखों से पट्टी खोली गई तो मैंने खुद को एक बड़े से हॉल कमरे में पाया। वहाँ बड़ी सी जाली साइज टेबल थी जिसके चारों तरफ पुलिस और आर्मी के अफसरान बैठे हुए थे। वो सब शक्लों ही से गाग और सफाक लग रहे थे। इनके करख्त चेहरे चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रहे थे कि उन्होंने किसी पर रहम खाना नहीं सीखा। इन्हीं अफसरों में हुमायूं मिर्जा भी था। सफ़ेद बालों और खराट चेहरे वाले एक अफसर ने करख्त लहजे में पूछा, तुम्हारा पूरा नाम मोहम्मद कामरान है? मैंने सिर्फ इस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। तुम पाकिस्तानी हो? इसने नफरत भरे लहजे में पूछा। मेरे साथ यही तो ट्रेजिडी है, मैंने जवाब दिया। अगर आप लोगों की बजाय यहाँ पाकिस्तानी अफसर होते तो वो भी मुझसे यही सवाल करते कि तुम्हारी नेशनलिटी क्या है। फजूल बकवास नहीं चलेगी। इस मरतबा हुमायूं मिर्जा गुर्राया, जितना सवाल किया जाए इतना जवाब दो। मैं कभी पाकिस्तानी था मगर अब तो हुकूमत पाकिस्तान भी मेरे सर की तरफदार है। अपना पासपोर्ट दिखाओ। सफ़ेद बालों वाले अफसर ने पूछा। मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मैंने ढिठाई से झूठ बोला। गुम हो गया है या गैर कानूनी तौर पर भारत में दाखिल हुए हो? सफ़ेद बालों वाला तंजिया लहजे में बोला। यहाँ तुम्हारी एंट्री का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? सफ़ेद बालों वाले के दाएं तरफ बैठा हुआ एक मोटा सा आदमी बोला। किसी के लिए भी नहीं, मैंने एतमाद से जवाब दिया। हुमायूं मिर्जा पुरख्याल अंदाज में बोला। मेरा ख्याल था कि तुम अपने आप को तकलीफ़ में मुब्तला किए बगैर ही सब कुछ बता दोगे, मगर लग रहा है कि मेरा ख्याल गलत था। यहाँ तुम्हारा कांटेक्ट किस तंजीम या ग्रुप से है? सफ़ेद बालों वाले ने सवाल किया। किसी से भी नहीं, मैंने जवाब दिया। तुम इस गांव में क्या कर रहे थे? सफ़ेद बालों वाले ने पूछा। वहाँ तो मुझे वो अंग्रेज़ लगा था। मैंने जानबूझकर अल्बर्ट के लिए अंग्रेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तुम इसे कैसे जानते हो? सफ़ेद बालों वाले की आंखें चमकने लगी। मैं इसे जानता नहीं हूँ, वो तो मुझे सरेराह मिल गया था। कहने लगा, मुझे यहाँ की मुकामी ज़ुबान नहीं आती, मुझे एक आदमी से बहुत ज़रूरी काम है, आप मेरी हेल्प कर दें। मेरे मुलाजमीन मुकामी ज़ुबान तो जानते हैं मगर इंग्लिश नहीं जानते। इस आदमी से मुझे तफसील से बात करना है। अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मेरे साथ चल दें। मैंने फौरी तौर पर एक कहानी गढ़ ली। फिर क्या बात हुई? सफ़ेद बालों वाले ने पूछा, मगर इसके लहजे में अब वो करख्तगी नहीं थी। फिर वो मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठा कर इस गाँव में ले गया। वहाँ इसे किसी गर्दारी से मिलना था और वो किसी दस्तावेज़ के सौदे पर बात कर रहे थे। कौन गर्दारी? हुमायूं मिर्जा ने जल्दी से पूछा। मैं इसे नहीं जानता, मैंने जवाब दिया। फिर वहाँ 2 और आदमी आ गए। दोनों बेहतरीन इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने विनोद पांडे और तैमूर के हुलिये इन्हें बताए। गर्दारी ने कहा कि मैंने अपने दोस्त प्रकाश को भी बुला लिया था ताकि हमें बातचीत करने में आसानी हो। प्रकाश इस दूसरे आदमी को अपने साथ लाया था मगर वो बातचीत के वक्त मौजूद नहीं था। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। इस गैर मुल्की ने कहा था कि इस डील में जितने कम लोग इन्वॉल्व हों इतना ही अच्छा है। मुझे भी इन लोगों ने दूसरे कमरे में भेज दिया था। बोलते रहो, सफ़ेद बालों वाला तंजिया अंदाज में बोला। अच्छी खासी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिर पहले तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करते रहे। फिर इनमें से किसी बात पर झगड़ा होने लगा। आखिर में बात मारपीट तक आ गई। मैं भागकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो इस गैर मुल्की ने गर्दारी के दोस्त प्रकाश को बांध रखा था और रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। मैंने बेखबरी में इसे दबोच लिया और प्रकाश के दोस्त की मदद से इसे भी बांध दिया। प्रकाश ने बताया कि गर्दारी वहाँ से कहीं भाग गया है। मैं अभी इससे तफसील पूछ रहा था कि पुलिस आ गई। बस यही है तमाम तफसील। मैंने बात ख़त्म करके तवील सांस लिया। वेरी गुड मिस्टर कामरान, सफ़ेद बालों वाला बोला। तुम अगर फ़िल्म स्टोरी राइटर बन जाओ तो एक एक फ़िल्म के लाखों कमाओगे। खामखा अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हो। फिर वो हुमायूं मिर्ज़ा से मुखातिब हुआ। मिस्टर मिर्ज़ा, सुबह तक इसकी ज़ुबान से हकीकत सुनना चाहता हूँ। ओके सर, हुमायूं मिर्ज़ा ने मुस्तैदी से जवाब दिया और मीटिंग बर्खास्त हो गई। फिर मुझे एक ऐसे लॉकअप में पहुँचा दिया गया जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आलात तशद्दुद पड़े थे। नोकीली कीलों वाले तख्ते, जंजीरें, बाल्टियाँ, डंडे, रस्सियाँ और इलेक्ट्रिक शॉक पहुँचाने के आलात। तकरीबन 1 घंटे बाद 4 तनोमंद कांस्टेबल्स के साथ हुमायूं मिर्ज़ा इस टॉर्चर सेल में दाखिल हुआ। इसके तेवर मुझे बहुत ख़तरनाक लग रहे थे। इसके साथ आने वालों के चेहरों से भी दहशत टपक रही थी। इसके कपड़े उतारो, हुमायूं मिर्ज़ा ने अपने मातहतों को हुक्म दिया। अचानक वो चारों मुझ पर टूट पड़े। मैं अगर चाहता तो इन चारों का झटका एक साथ कर देता, मगर हुमायूं मिर्ज़ा के हाथ में सर्विस रिवॉल्वर था और मैं ये भी जानता था कि इसका निशाना बहुत बेहतरीन है। 1 मिनट से भी कम अरसे में उन्होंने मेरे कपड़े उतार लिए। कपड़े उतरने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पहली बार इंसान की सोच में कितना फ़र्क पड़
जाता है, वो एतमाद से बिल्कुल महरूम हो जाता है। मैं इस वक्त अपनी ही नज़रों में गिर गया था। फिर हुमायूं मिर्ज़ा के हुक्म पर उन्होंने मेरे दोनों हाथों में कड़े डाले और हाथों के बल मुझे छत से लटका दिया। मेरे पाँव ज़मीन से 1 फीट ऊपर थे और मैं फ़िज़ा में मुअल्लक़ होकर रह गया था। अब तुम लोग जाओ, हुमायूं मिर्ज़ा ने इन्हें हुक्म दिया है। ज़रूरत हुई तो दोबारा बुला लूँगा। वो सब चले गए तो हुमायूं मिर्ज़ा आराम से कुर्सी पर बैठ गया और सिगार सुलगा लिया। वो शायद ये समझ रहा था कि जब मेरे वज़नी जिस्म का वज़न हाथों पर पड़ेगा तो मैं 10 मिनट तक हल्कान हो जाऊँगा, मगर इसे इल्म नहीं था कि मेरे बाजू नहीं फौलाद थे और मेरे जिस्म में खून नहीं गोया तेज़ाब दौड़ रहा था। इस वक्त तो मेरी यही कैफियत थी। मेरा दिल चाह रहा था कि इस हरामज़ादे हुमायूं मिर्ज़ा के साथ भी यही सलूक करूँ ताकि इसे एहसास हो कि इंसानियत की तज़लील करना कितना बड़ा पाप है। मगर था तो वो भी पुलिस वाला, और पुलिस वाला पाकिस्तान का हो या भारत का, सिवाय चंद देख के वो शख्स पुलिस वाला होता है। इसे भला इंसानियत से क्या सरोकार। जब हुमायूं मिर्ज़ा का सिगार आधा रह गया तो वो इत्मीनान से उठा और अबनोसी और भारी भरकम डंडा उठा लाया। तो तुम्हारा ताल्लुक किसी भी गैंग से नहीं है, इसने डपट कर कहा। मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक किसी भी गैंग से न कभी था और न है न मुस्तकबिल में होगा। हरामज़ादे, इसने मेरा जुमला काट दिया और मेरे पेट में वो ठोस डंडा इतनी ज़ोर से मारा कि फौरी तौर पर मैं सांस लेना भूल गया। मेरी जगह कोई आम आदमी होता है तो इसे एक डंडे में इसका काम तमाम हो जाता। फिर तो गया इस पर जुनून सवार हो गया। वो मुझे जानवरों की तरह मारने लगा। मेरे पैर अभी तक आज़ाद थे। जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो मैंने अपना पैर इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया, मगर इससे पहले मैंने इसे वार्निंग देना मुनासिब समझा। मिस्टर मिर्ज़ा, मैंने नहीफ़ लहजे में कहा, मुझ पर यूँ तशद्दुद करने का कोई हक़ नहीं। सही मर्द हो तो फिर मर्दों की तरह मुकाबला करो। बांध कर तो कोई बच्चा भी किसी की पिटाई कर सकता है। तू क्या समझता है कमीने? हुमायूं मिर्ज़ा ने हंस कर कहा, मैंने तो तेरी फाइल देखी है। तू मार्शल आर्ट का माहिर है। मार्शल आर्ट का माहिर तो मैं भी हूँ, मगर इस वक्त तेरे चढ़ाए में नहीं आऊँगा। मुझे सीधी तरह बता दे कि तेरा ताल्लुक किस इंटरनेशनल गैंग से है। इसने मेरे सर, हाथों, कमर और सीने को लहूलुहान कर दिया था और सर से बहने वाला खून आंखों पर आ गया था। इसलिए हुमायूं मिर्ज़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मगर इसकी नफरत भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने हुज्जत तमाम करने को कहा, अब मुझ पर हाथ मत उठाना हुमायूं मिर्ज़ा, वरना इसने पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर घोंसा मारना चाहा, मगर मैं खुद ही न जाने कैसे डिसबैलेंस हो गया और इसका घोंसा मेरे चेहरे के बजाय मेरे शाने पर पड़ा। मुझे अब इसका मिक्स धुंधला धुंधला नज़र आ रहा था। मैंने अचानक खेल ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। हुमायूं मिर्ज़ा जो ही आगे आया, मैंने अपने जिस्म को हाथों पर बैलेंस किया और इसकी कमर में टांगों से कैंची डाल दी। इसने बहुत हाथ पाँव मारे, मगर मैं अब इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने 2 ही झटकों में कड़ों में लगी हुई जंजीरें तोड़ ली। फिर मैंने हाथों से वो कड़े भी निकाल फेंके। जंजीरें टूटने की वजह से मैं ज़मीन पर गिर गया था, मगर मैंने हुमायूं मिर्ज़ा को नहीं छोड़ा। वो चाहता तो आवाज़ देकर अपने आदमियों को बुला सकता था, मगर वो तो हैरत से मुझे जंजीरें तोड़ते देख रहा था। आज़ाद होने के बाद मैंने झपट कर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बोल्ट कर दिया। इस वक्त मैं ये भूल गया था कि हुमायूं मिर्ज़ा मुसल्ली भी है। इसने अचानक अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया था और फायर करने ही वाला था कि मैंने नज़दीक ही रखी हुई एक बाल्टी इस पर उछाल दी। बाल्टी से इसे चोट तो नहीं लगी, मगर वो वक्ती तौर पर बुखला गया। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफ़ी थी। मैंने छलांग मार के इसे दबोच लिया। तू भी मार्शल आर्ट का माहिर है ना? मैंने इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ के कहा, चल फिर कर मुझसे मुकाबला। तुम आग से खेल रहे हो कामरान? हुमायूं मिर्ज़ा सख्त लहजे में बोला, आग से तो मैं बचपन से खेलता आया हूँ। मेरी फिक्र छोड़ो, असल में तो आग से अब तुम खेलोगे, जब यही हश्र मैं तुम्हारा करूँगा। मैंने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें भी अंदाज़ा हो कि बेलिबास होने के बाद आदमी अपनी ही नज़रों में कितना जलील हो जाता है। साथ ही मैंने इसके चेहरे पर हल्का सा एक थप्पड़ भी मारा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा ज़ोरदार थप्पड़ खाकर वो बेहोश हो जाए। वो हल्का थप्पड़ ही इतना ज़ोरदार था कि इसके मुंह से खून बह निकला, मगर था वो भी मर्द बच्चा। इस वक्त भी इसने अपने किसी आदमी को आवाज़ नहीं दी थी। इसका रिवॉल्वर वाला हाथ अभी तक मेरी आईनी गिरफ्त में था। मैंने दूसरे हाथ से इसका रिवॉल्वर छीन लिया और जहरीले लहजे में बोला, अपने कपड़े उतार दो। मेरे जीते जी तो ये मुमकिन नहीं, इसने पुरएतमाद लहजे में कहा, और मुझे मुर्दा लोगों के कपड़े चुराने का कोई शौक़ नहीं। मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं है कि मैं मुर्दों का माल खाता फिरूं। मैंने तंजिया लहजे में कहा और रिवॉल्वर बाएं हाथ में पकड़कर दाएं हाथ से इसकी गर्दन दबोच ली। हुमायूं मिर्ज़ा नताइज की परवाह किए बगैर मुझसे लिपट गया, या फिर इसे यकीन था कि मैं इस भरे पूरे थाने में फायर करने की हमाकत नहीं करूँगा। वो पुलिस कमिश्नर था और इंसानी नफ्सियात से भी अच्छी तरह वाकिफ़ था। मेरी गुफ्तगू से भी इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं फ़िलहाल इसकी जान लेने का इरादा नहीं रखता। मैंने फुर्ती से रिवॉल्वर कमरे के दूसरे कोने में फेंक दिया था ताकि वो हुमायूं मिर्ज़ा के हाथ
न लगे। इस दौरान में इसका घोंसा मेरे सर पर पड़ चुका था। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सर पर वजनी हथौड़ा दे मारा हो। लम्हे भर को मेरा सर चकरा गया। मुझे हैरत भी हो रही थी कि अमूमन पुलिस कमिश्नरी IG रैंक के लोग इस किस्म की जिस्मानी मुशक्कत के आदी नहीं होते, मगर हुमायूं मिर्ज़ा शायद पाबंदी से एक्सरसाइज करता था। वाकई वो मार्शल आर्ट का भी माहिर लग रहा था, क्योंकि सर पर पंच मारते ही इसने राउंड किक मारने की कोशिश भी की थी, जिससे मैं बचा गया। दूसरे पुलिस कमिश्नर्स के मुकाबले में हुमायूं मिर्ज़ा कम उम्र भी था और ज़हीन भी। सबसे बड़ी और अहम बात यह थी कि वो अल्फाज का धनी था। इसने अब तक मदद के लिए अपने किसी आदमी को आवाज़ नहीं दी थी, वरना वो चाहता तो अभी वहाँ इसके मातहतों की भीड़ लग जाती। मैंने सिर्फ दरवाज़ा ही तो बोल्ड किया था। इसे तो कोई भी भारी तनोतोश का आदमी एक धक्के में तोड़ सकता था। मैंने इसके 2-3 बहुत कारी वार बचाए। फिर जब ज़रा मेरे सर का चक्कर ख़त्म हुआ तो मैंने इसे कहा, अपनी हड्डी पसली तोड़वाए बगैर मेरी बात मान लो कमिश्नर साहब, वरना महीनों बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ोगे। यू बॉस्टर्ड। इसने उछल के फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की। मैंने थोड़ा सा तिरछा होकर दाएं हाथ से इसकी लात पकड़ ली और इसे ज़ोरदार झटका दिया। मुझे उम्मीद थी कि इसका जोड़ घुटने के पास से निकल गया होगा, मगर इसे दोबारा अपने पैरों पर खड़ी देखकर मैं हैरत ज़दा हो गया। मैं फ़ौरन समझ गया कि वो मार्शल आर्ट का कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा माहिर है। ये भी मार्शल आर्ट ही की एक टेक्निक है। मुखालिफ अगर किसी जोड़ को झटका दे तो इस जोड़ को फ़ौरन ही ढीला छोड़ दिया जाए। हुमायूं मिर्ज़ा ने यही किया था। मैं इसे थका के और दौड़ा के मारना चाह रहा था, मगर वो अपनी एनर्जी बहुत संभाल के रख रहा था। मुझे एक एडवांटेज हासिल था। वो मुझ पर तशद्दुद करके पहले ही निढाल हो चुका था, मगर इसके साथ मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी। मैंने एकदम इस पर छलांग लगा दी और इसे लिए हुए फर्श पर गिर गया। फिर मैंने इसके दोनों हाथ पकड़े और कमर के गिरद टांगे कैंची की तरह कस दी। फिर मैंने इसकी कमर पे टांगों का दबाव बढ़ाया तो तकलीफ से इसका चेहरा मसख हो गया। वर्दी उतार दो हुमायूं मिर्ज़ा, इसने सर्द लहजे में कहा। जवाब में इसने मुँह पर थूक दिया। मैंने बुना कर इसकी नाक पर जोरदार टक्कर मारी। इसकी नाक से खून बहने लगा, मगर इसकी नक्सीर नहीं फूटी थी। बस खून की एक पतली सी नकीर नाक से निकलकर होंठों तक फैल गई थी। मैं नहीं चाहता था कि इसकी वर्दी ख़राब हो, क्योंकि मैं वही वर्दी इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर चुका था। मैंने अपनी आस्तीन से इसका चेहरा साफ कर दिया और इसे छोड़कर खड़ा हो गया। फिर मैंने तपे हुए लहजे में कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ हुमायूं मिर्ज़ा कि अपनी वर्दी उतार दो, वरना मैं तुम्हारी ही रिवॉल्वर की तमाम गोलियाँ तुम्हारे जिस्म में उतार दूंगा। वो फर्श पर गहरे गहरे सांस लेता रहा। मैंने झुक के इसके बाल पकड़े और झटके से इसे उठाने की कोशिश की। इसका वजन भी अच्छा खासा था। बालों को झटका लगा तो वो तड़प कर रह गया। मैंने पुश्ती से एक मरतबा फिर इसकी गर्दन दबोच ली। जैसे माहिर सपेरे अमूमन खौफनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं, ये मेरा बहुत खौफनाक दाव था। इसमें दबाव थोड़ा सा बढ़ जाता, ये शिकार खुद ही मुजाहमत करता तो इसका मन का टूट सकता था। अपनी वर्दी उतारो, मैंने फिर तपे हुए लहजे में कहा। मुझे भी कुछ जिद सी हो गई थी। मैं चाहता तो इसे बेहोश करके भी इसकी वर्दी ले सकता था, मगर मैं होशो हवास में रखकर इसे इतना ही जलील करना चाहता था जितना इसने मुझे किया था। हुमायूं मिर्ज़ा ने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। मैंने इसकी गर्दन पर दबाव मजीद बढ़ा दिया। तकलीफ के मारे इसका चेहरा मसख हो गया, मगर इसने गर्दन छुड़ाने के लिए ज़रा भी मुजाहमत न की। शायद वो भी जानता था कि अगर इसने मुजाहमत की तो गर्दन का मनका टूट जाएगा। इसकी क़ुव्वत मुजाहमत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। मैंने बाएं हाथ से इसकी शर्ट पैंट से घसीट ली। फिर बटन खोलने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। शर्ट उतारते वक्त इसने कुछ मुजाहमत करने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी घुटने से इसकी रीढ़ की हड्डी पर बस इतनी ही ताकत से ज़रब लगाई कि वो टूटने ना पाए। तकलीफ़ की शिद्दत से वो दोहरा हो गया। फिर बकिया काम मेरे लिए बहुत आसान साबित हुआ। इस वक्त तो खैर मैंने इतना गौर नहीं किया था, मगर अब मैं अपनी इस वक्त की हालत पर गौर करता हूँ तो बेतहाशा हंसने लगता हूँ। ये तसव्वुर ही मेरे लिए मज़ा का खेज़ है कि ख़ुद को नाकाबिल तस्खीर समझने वाला आयरन मैन इस वक्त बेलिबास हालत में अपनी एक शिकार से बरसरे बेकार था। हुमायूं मिर्ज़ा की वर्दी मेरे जिस्म पर बिल्कुल फिट तो नहीं थी, मगर इतनी टाइट भी नहीं थी। सिर्फ इसका सीना मेरे मुकाबले में कुछ कम था। जूते अलबत्ता बिल्कुल फिट थे। मैंने भी इसे बिल्कुल बेलिबास करके इसी तरह बांध दिया जैसे इसने मुझे बांधा था। मैंने वही ठोस अबनोसी डंडा उठा लिया और हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, अब ये डंडा जब इतनी ही कुव्वत से तुम्हारे जिस्म पर पड़ेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि दूसरे के जिस्म पर चोट कैसे लगती है। मैंने जब पुलिस डिपार्टमेंट चूज़ किया था तो ये सब कुछ मेरे जहन में था। इसने बेपरवाही से जवाब दिया, 20 मरतबा मुजरिमों और बदउनवान लोगों से मेरा टकराव हो चुका है। मैंने अपने जिस्म पर गोलियां भी खाई हैं। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मगर जिस पोजीशन में इस वक्त तुम हो वो यकीनन तुम्हारे लिए नई बात होगी। मैंने मज़हका खेज़ लहजे में कहा, जब तुम्हारे मातहत तुम्हें इस लिबास फ़ाखरा में देखेंगे तो कितने खुश होंगे। ये कहकर मैंने वो ठोस डंडा इसके सर पर रसीद कर दिया। इसके सर से खून बहने लगा। मैंने फिर इसके पेट, कमर, शानों और हर इस जगह को निशाना बनाया जहाँ जहाँ मुझे चोटें आई थी। मगर शाबाश है इस मर्द बच्चे पर, इसने अपनी चीखों को मेरी तरह हलक में घोंट लिया। मैंने यूं ही गैर इरादी तौर पर पैंट की जेब में हाथ डाला तो
मेरा हाथ किसी पैकेट से टकराया। मैं निकाल के देखा तो वो सिगार का पैकेट था। मैंने पैकेट में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया और खूब गहरा कस लेने के बाद हुमायूं मिर्ज़ा से कहा, अब तुम ये बताओ कि तुम पुलिस की आड़ में किस गैर मुल्की एजेंसी के लिए काम करते हो? मैं इस मुल्क में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, मेरा ख़ानदान सदियों से यहाँ आबाद है और मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार होता है। मुझे भला किसी एजेंसी के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है? इसने बेनियाजी से जवाब दिया, मैं हुमायूं मिर्ज़ा हूँ, कामरान नहीं जो अपनी ही मुल्क की जड़ें खोखली करके फ़ख्र महसूस करता हूँ। इसकी इस बात पर वाकई मेरा खून खौल उठा। मैंने सिगार का जलता हुआ सिरा इसके सीने पर लगा दिया। इंसानी गोश्त और बाल जलने के नागवार सी चरांद कमरे में फैल गई। फिर मैंने सिगार के जलते हुए सिरे से इसकी पीठ पर कामरान लिखा। इस कोशिश में मुझे कई बार सिगार सुलगाना पड़ा। मैं चाहता था वो चीखे, गिड़गिड़ाए, मुझसे रहम की भीख मांगे, मगर वो तो जैसे पत्थर का बन गया था। इसके मुंह से हल्की सी आवाज़ भी नहीं निकली। इस तमाम अमल में मुश्किल से ही 10 मिनट लगे होंगे। अब मैं जा रहा हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। जीप भी तुम्हारी इस्तेमाल करूँगा। अव्वल तो कोई ध्यान ही नहीं देगा, और अगर देगा भी तो मारा जाएगा। ये भी तुम्हारी खाम ख्याली है। तुम किसी कांस्टेबल या हवालदार की वर्दी में नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर की वर्दी में हो। तुम पे तो हर आदमी तवज्जो देगा, तो फिर हर आदमी मारा जाएगा। मैंने शफाक लहजे में कहा, तुम्हारे जिस्म पर मेरा नाम नक्श हो चुका है जो हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें भी ठिकाने लगा दूँ, मगर मैं ऐसा करूँगा नहीं। भारतीय पुलिस का हर अफसर तुम्हें देखकर मेरे नाम से लर्जेगा। और एक बात और सुन लो, मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए रुक कर कहा, इन लोगों में मेरा कोई साथी नहीं है। इस गोरे अल्बर्ट के पास कुछ अहम नोयत के कागजात और माइक्रोफिल्म्स हैं। मैं इन्हीं के लिए वहाँ पहुँचा था। दूसरे लोग भी इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्टेड थे। वो कागजात न सिर्फ पाकिस्तान और भारत के लिए अहम हैं बल्कि बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी इनकी अच्छी खासी कीमत मिल सकती है। मुझे अफसोस है कि वो कागजात मैं इस गोरे से हासिल नहीं कर सका। मैंने पी कैप खासी झुकाकर सर पर जमाई, हुमायूं मिर्ज़ा का रिबन का चश्मा लगाया और गर्दन थोड़ी सी झुकाकर छड़ी बगल में दबा ली। फिर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। बहुत एतबार से दरवाज़ा खुला और नपे तुले कदम उठाता बाहर आ गया। बाहर निकलते ही हुमायूं मिर्ज़ा ने चीख कर आवाज़ दी, गोपाल दास। मैं फुर्ती से दोबारा कमरे में दाखिल हो गया और हुमायूं मिर्ज़ा के सर पर रिवॉल्वर के दस्ते से ज़रब लगाई। वो फ़ौरन ही बेहोश हो गया। इसकी आवाज़ सुनते ही इंस्पेक्टर गोपाल दास वहाँ पहुँच गया था। इस वक्त मेरे पुश्ते दरवाजे की तरफ थी। हुमायूं मिर्ज़ा की गर्दन ढलकी हुई थी, इसलिए इसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। गोपाल दास ने मुअद्दब लहजे में कहा, यस सर। ड्राइवर से कहो जीप यहीं ले आए। मैंने खांसते हुए बुर्राई आवाज़ में कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओके सर, गोपाल दास ने जल्दी से कहा। फिर आहिस्ता से बोला, इसका क्या करना है सर? मैं जवाब देने से पहले फिर बुरी तरह खांसने लगा। फिर बोला, इसे इसी तरह लटका रहने दो, मैं वापसी में इसे देखूंगा। यस सर। गोपाल दास ने एड़ियाँ बजाकर सैल्यूट किया और तेज़ कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। मैंने हुमायूं मिर्ज़ा का मज़ीद टच देने के लिए सिगार भी लगा लिया था। मैं इसे सिगार पीते देख चुका था, इसलिए बिल्कुल इसी अंदाज में सिगार होंठों में दबाने की कोशिश कर रहा था। 2 मिनट से भी कम वक्त में गोपाल दास ने आकर इतला दी कि जीप आ गई है सर। कमरे का दरवाज़ा तो बंद कर दूँ और जब इसे होश आ जाए तो पानी वानी पिला देना। मैंने बुलाई हुई आवाज़ में कहा, ओके सर, इसने जवाब दिया। वो चेहरे मोहरे से मुझे खासा पुराना और घाघ इंस्पेक्टर लग रहा था। हैरत मुझे इस बात पर थी कि इसने अभी तक कामरान और मिर्ज़ा के दरमियान फ़र्क को महसूस नहीं किया था। इसकी एक ही वजह हो सकती थी कि गोपाल दास को हुमायूं मिर्ज़ा के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मुमकिन है हाल ही में या एक आध दिन पहले ही इसकी पोस्टिंग यहाँ हुई हो, या मुमकिन है हुमायूं मिर्ज़ा इस थाने में पहली दफ़ा आया हो। हमारे यहाँ भी तो स्पेशल इंट्रोगेशन सेल्स होते हैं जहाँ आईजी रैंक के ऑफिसर ख़ास मौक़ों पर जाते हैं। बहरहाल कुछ भी था, इस वक्त गोपाल की ये लाइल्मी मेरी खुशकिस्मती बन गई थी। मैं सिगार पीता हुआ सर झुकाए कमरे से बाहर निकला तो गोपाल दास कमरे का दरवाज़ा बंद करने लगा। सामने ही जीप खड़ी थी, इसके साथ ही ड्राइवर भी मौजूद था। मुझे देखकर वो एकदम मुस्तैद हो गया। इसकी आंखों में मुझे उलझन के तासरात भी नजर आए, मगर वो मुँह से कुछ बोला नहीं। मैं जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। मेरे बैठते ही ड्राइवर भी जीप में सवार हो गया और इंजन स्टार्ट करते हुए बोला, क्या बात है सर, आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब लग रही है, हॉस्पिटल चलूँ? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और सिगार की कश लेने लगा। ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ सर। आपकी तबीयत कितनी ही ख़राब हो मगर आप ड्राइविंग हमेशा खुद ही करते हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है। इस दौरान में जीप थाने की इमारत से निकल कर मेन रोड पर आ चुकी थी। मैं जानता था कि ड्राइवर से खुद को छुपाना बहुत मुश्किल होगा। वो दिन रात हुमायूं मिर्ज़ा के साथ रहता है, इसकी एक हरकत नोट करता है, और क्या अजीब कि अब तक वो मुझे पहचान चुका हो और जीप खामोशी से किसी थाने में ले जाए। मैंने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया और नाल ड्राइवर के पहलू से लगाकर बोला, अपने काम से काम रखो, तुम्हें शायद ज़्यादा बोलने की बीमारी है। ड्राइवर यूं उछला जैसे बिच्छू ने इसे डंक मार दिया हो। इसके भी धक्कने से जीप बुरी तरह लहराई और सामने से आते हुए एक टांगे से टकराते बची। ड्राइवर बुखलाकर बोला, कौन हो तुम और कमिश्नर साहब कहाँ हैं? मैं अमिताभ बच्चन हूँ,
मैं मज़ाक़ खेज़ लहजे में कहा। और कमिश्नर साहब अपने दफ्तर में उल्टे लटक रहे हैं। फिर मैं लहजे को शफ़ाफ़ बनाते हुए बोला, मगर तुम्हें तो उल्टा लटकने का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार के तुम्हारी लाश यहीं कहीं फेंक दूंगा। तुमने भी शायद मेरा नाम सुना हो। मैंने इसे दहशत ज़दा करना चाहा। मेरा नाम कामरान है। कामरान, वो बिड़बिड़ाया। फिर जैसे इसे कुछ याद आ गया और वो उछल कर बोला, कामरान, आप कामरान हैं, वो जिसकी फ़ोटो अखबार में छपी है? हाँ, मैं वही कामरान हूँ। मैंने तवील सांस लेकर कहा। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने इससे पूछा। मेरा नाम नज़ीर अहमद है जी, वो जल्दी से बोला। इसका मतलब है कि तुम भी मुसलमान हो? मैंने कहा। यहाँ पुलिस में मुसलमान भी अच्छी खासी तादाद में हैं। मुसलमान कब है जी? वो फ़लसफ़ियाना अंदाज में बोला। मुझे भी कमिश्नर साहब की सिफारिश पर नौकरी मिली है। यहाँ सरकारी मुलाजमतों में मुसलमान आटे में नमक क्या बल्कि ना होने के बराबर हैं। मैं BA पास हूँ और प्राइवेट MA की तैयारी कर रहा हूँ, मगर 4 साल तक जूतियाँ चटखाने के बावजूद जब कहीं मुलाजमत नहीं मिली तो कमिश्नर साहब ने मुझे पुलिस में कांस्टेबल भर्ती करा दिया। असल में अब्बा अभी तक कमिश्नर साहब के वालिद की गाड़ी चलाते हैं और ड्राइवर नज़ीर वाकई बातूं नहीं था। अच्छा, अब खामोशी से चलो, मुझे बातों में लगाकर कहीं और मत ले जाना। आप भी कैसी बातें करते हैं कामरान साहब? नज़ीर एकदम उदास हो गया। मेरा पूरा घर आपका दीवाना है। वो लोग आपको हीरो समझते हैं। जब कोई मुसलमान, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान, इंडियन गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचाता है तो यहाँ के लोग इसे हीरो समझ बैठते हैं। नज़ीर के लहजे में सच्चाई की झलक थी। अरे कैसा हीरो और कहाँ का हीरो? मैंने मुंह बनाकर कहा, मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी से आजिज़ हूँ, भाग भाग कर थक गया हूँ। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक है कि मैं हिंदुओं का दुश्मन हूँ और जो हिंदुओं का दोस्त हो वो भी मेरा दुश्मन है। मैंने तुम्हारे कमिश्नर साहब का वो हशर किया है कि देखने वाले इबरत पकड़ेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।